नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की आज से 2 दिन की बैठक हो रही है। इस बैठक की मेजबानी मुंबई में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी कर रही है। विपक्षी गठबंधन की मुंबई में हो रही बैठक में एनसीपी और प्रदेश कांग्रेस की भी अहम जिम्मेदारी है। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में इंडिया अलायंस की ये तीसरी बैठक है। छब्बीस दलों के बीच समन्वय कौन करेगा और आपसी संचार कैसे बेहतर तरीके से होगा, इन सवालों की मुंबई में होने वाली बैठक में प्रमुख दल चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि मुंबई की बैठक में 11 सदस्यों की एक कमेटी भी तय की जाएगी। संयोजक पद किस पार्टी के खाते में जाएगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मीटिंग में विपक्षी दलों के 63 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एनसीपी नेता शरद पवार ने दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव के लिए ऐसा विकल्प पेश करेगा जिसे हराना असंभव होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्ष के गठबंधन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तय नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा कि इस गठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। विपक्ष की बैठक को भाजपा नेता संबित पात्रा ने घमंडिया गठबंधन की बैठक कहा है। उन्होंने कहा है कि इन दलों का एजेंडा भ्रष्टाचार से अधिकतम लाभ उठाना है। महाराष्ट्र में आज भाजपा के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ एनडीए की बैठक है और इसमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के अजित पवार मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय पर ब्रह्मा कुमारी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगी। छत्तीसगढ़ यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने डेंगू को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने कहा है कि 1 साल के अंदर डेंगू का इलाज और टीका विकसित कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जम्मू कश्मीर किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नकली वेबसाइट को लेकर आम जनता को आगाह किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ लोग नकली वेबसाइट बनाकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिख फॉर जस्टिस के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दिल्ली में G20 से पहले दीवारों पर खालिस्तानी स्लोगन लिखे थे। मुख्य आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड ने सामान और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए सुरक्षा अभ्यास किया। दिल्ली पुलिस इस समय सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने में जुटी है। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा का आज अंतिम दिन है। बाबा बर्फानी की गुफा में आज साल की अंतिम आरती की गई। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बन रहा युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय नौसेना की परियोजना 17A के तहत ये 7वां युद्धपोत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक सम्मेलन इस साल अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाएगा। यह अगली पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख विशेषज्ञ, शोधकर्ता, स्टार्टअप और निवेशक भाग लेंगे। इससे शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, इलेक्ट्रिक वाहन और आधुनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव आ सकते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य के विदेश मंत्री बुजर उस्मानी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। कर्नाटक के मांड्या जिले में किसानों ने देर रात कावेरी जल विनिमयन समिति के अंतिम आदेश के पास होने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कर्नाटक को 2 सितंबर तक अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश के दमोह में के एक जैन मंदिर को लेकर की गई कथित भ्रामक टिप्पणी के मामले में राज्य पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिग्विजय सिंह ने 27 अगस्त को एक्स पर दावा किया था कि दमोह के कुंडलपुर में स्थित जैन मंदिर परिसर में कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। मध्य प्रदेश बीजेपी
के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट लोगों को गुमराह कर रहा है, लिहाजा उनका एक्स अकाउंट सस्पेंड किया जाए। इसरो ने कहा है कि 2 सितंबर को सोलर मिशन की पूरी तैयारी कर ली गई है और तय समय पर आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजे गए रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम की तस्वीर क्लिक की है। इसरो ने यह तस्वीर जारी की। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन के बारे में लिखे लेख में वैज्ञानिक समुदाय को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वर्ष 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित मंडी जिले में हालात अब भी खराब हैं। सड़क मार्ग से कटे गांवों के लिए राशन पहुंचाने के लिए प्रशासन को वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। मंडी जिले के प्रभावित गांवों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए राशन भेजा जा रहा है। गांव के कई घर, मंदिर, स्कूल, खेत खलियान तहस नहस हो गए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल का मानसून 2015 के बाद से सबसे अधिक शुष्क हो सकता है, जिसमें 13% बारिश की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में अब तक 32% बारिश की कमी दर्ज की गई है और अगले 3 दिन भी बारिश में कमी हो सकती है। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शनिवार से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बाढ़ से जूझ रहे असम में अगले 5 दिन तक अतिवृष्टि की संभावना जताई गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय के सुदूर इलाकों में अगले कुछ दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। घाटी के वायुमंडल में मौजूद पश्चिमी विक्षोभ 2 सितंबर को सक्रिय हो रहा है और इसके चलते घाटी के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। बंबई हाईकोर्ट में औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को पुरस्कार देने का फैसला किया है। मुंबई उपनगरीय क्षेत्र, पुणे और ठाणे जिलों से 3-3 और अन्य जिलों से 1-1 गणेशोत्सव मंडल का चयन किया जाएगा। महाराष्ट्र में 44 श्रेष्ठ गणेशोत्सव मंडल चुने जाएंगे। इनमें से पहले श्रेष्ठ मंडल को 5 लाख, दूसरे को 2.5 लाख और तीसरे मंडल को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। देश के कई हिस्सों में रक्षाबंधन का त्यौहार आज भी मनाया जा रहा है। कई भागों में इसे कल मनाया गया। इसी के साथ पावन सावन माह का भी समापन हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर आरएसएस मुख्यालय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। सूरत के लाजपोरे सेंट्रल जेल के बाहर बहनों में जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। ये पूरा समय बेहद भावुक करने वाला था। प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा के बाद ट्राई परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 सितंबर कर दी गई है। 1 सितंबर से राज्य सरकारों की मदद से केंद्र सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्कीम लॉन्च कर रही है। मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के जरिए सिर्फ 200 रुपए की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपए तक के कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। आज के शुरुआती कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 49.13 अंक चढ़कर 65,136.38 पर और निफ्टी 4.25 अंक बढ़कर 19,351.70 पर खुला। शुरुआती कारोबार में रुपये ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की बढ़त के साथ 82.62 पर पहुंच गया। भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर को भारत ने 1.43 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी और जिस पर भारत ने 20 जुलाई को रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने की समय सीमा 31 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी है। और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कुछ कह रहे हैं, सीधे वहां का रुख करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो क्या कह रहे हैं। We built in the urban space, Swachh Bharat mission. What was the percentage of waste that was processed in 2014? Here we are using a figure of 18%. That's also a generous figure because it's based on what the states have told us. I'm a bit of a cynic. I think it was actually less. The states were over
reporting. Today we are doing more than 75%. We have gone from 100% door-to-door collection of municipal waste. We've now got 88.70% wards have 100% segregation, and we've got 7-star rated cities, 5-star rated cities, 3-star rated cities, 1-star. I will fast forward that. I'll just give you one example. Swachh Bharat Mission 1.0 and Amrut Mission 1.0. All those targets are either at a very advanced stage of implementation or they've been merged in. And the total outlay for SBM 2.0 and Amrut 2.0 is a whopping 4,71,000 crores. That is the change that you see here. Pradhan Mantri Awas Yojana, जो 4 verticals हैं, they are covered here. Women's empowerment. देखिए शौचालय बनाए तो हुआ the beneficiaries, the girl child, the dignity of our sisters, mothers. प्रधानमंत्री आवास योजना का मालिकाना हक किसके नाम पे है? तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पास्ट हाउसिंग स्कीम के साथ कंपैरिजन है. मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं. 2004 और 14 में जो पिछली सरकार की हाउसिंग स्कीम थी JNNURM, उसमें टोटल हाउसेज अप्रूव्ड व 13 lakhs. ये चढ़ता चढ़ता अभी 1,18,00,000 पे पहुंच गया. कहां 13 लाख और 1,18,00,000. हाउसेज कंप्लीटेड पहले थे 8 लाख, अभी हाउसेज कंप्लीटेड हैंडेड ओवर टू बेनिफिशियरीज 76 लाख. हाउस होल्ड अंडर सब्सिडी स्कीम पहले 18,000 थे, अब 25 लाख है. सो आई एम गोइंग टू, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी चाहा कि वी शुड यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज. एक पूरे साल को ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री जी ने. वहां पे हमने 53 टेक्नोलॉजीज जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज है उनको शॉर्टलिस्ट किया और उसके बेसिस पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू दीज डिटेल्स. ये आपको कॉपी दी जाएगी, आप उसको देखिएगा. प्लीज अब्सॉर्ब इट, एंड दिस इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड ऑन आवर website. The other developments I thought we should briefly cover. Delhi Metro. I was very happy to see that the ridership, जो मैं पहले I was very fond of saying कि 65 लाख तक पहुंच गई on one day. Today we are touching a figure of 70 lakhs. I don't know what the figure for yesterday was. It will be even higher, but now we are doing 68, 69 lakhs in the last few days. Yeah. अभी जो हमारे कैपिटल के आसपास प्रोजेक्ट्स इन गुरुग्राम, some in UP, they were stalled for a variety of reasons. Overall, the housing sector is very buoyant. Its growth is very impressive in all cities. But कुछ प्रोजेक्ट्स stalled थे, तो हमने ये निर्णय लिया कि अमिताभ कांत जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे to look into this along with other professionals. They produced a report. I have written to the chief ministers on the implementation. I'll request secretary to brief you on the salient features of that report. We can spend a few minutes on that. What are the other items that we should take up? Swanidhi, there's another scheme which you remember during the pandemic, जब हमारी society में some sections were more adversely hit because these are people who are street vendors. अपनी रेडी पटरी चला के they used to take loans at very high rates, exorbitant rates, and then they had to pay them back. So माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई which is a highly successful scheme. उसमें this is a scheme of micro finance inclusion, if I would call it that. पहले किसी स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए का लोन, अगर वो लौटा दे समय पर तो अगला लोन 20,000 का, और तीसरा लोन वो लौटा दे तो 50,000 का. सो फ्रॉम बोरोइंग मनी एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू बिकमिंग micro entrepreneurs, and I think Secretary will brief you on the figures, including in the last few weeks, the strides we've made. What else?
वो करते हुए. So I'm going to stop here. I will, if any of you want anything else added, but I'll request the secretary now to brief you on some of these specific things, because I want to leave more time there for interaction. Manoj ji. थैंक यू सर. अमिताभ कांत साहब की जो रिपोर्ट है उसमें स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की अगर हम उसको ब्रीफली देखें तो 4-5 एरियाज में उसमें फोकस किया हुआ है. एक तो खास तौर पे एक यूपी का स्पेसिफिक केस लिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस नोएडा, ग्रेटर नोएडा के ही हैं, और सिमिलर पैकेज दूसरी स्टेट्स को भी रिक्वेस्ट किया गया है. तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स एक तो एनसीएलटी में भी गए पर रेजोल्यूशन हो नहीं पाया है. एक उसमें इशू आ जाता है ड्यूज ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह की ड्यूज का है. तो उसमें इस कमेटी में यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे, कॉरपोरेट अफेयर्स के ऑफिशियल्स भी थे. तो एक रिकमेंडेशन ये है कि जो नोएडा अथॉरिटी के ड्यूज हैं, जो 10% एडवांस लेके लैंड दी जाती थी, वो जो ड्यूज हैं उनमें कुछ मॉरेटोरियम दिया जाए. कोविड पीरियड में और हाई कोर्ट का स्टे था जब ओखला बर्ड सेंचुरी के पीरियड में, उस पीरियड में इंटरेस्ट वगैरह एक हॉलिडे दी जाए और उसकी थोड़ा रिलैक्सेशन इन टर्म्स किए जाए. और भी जैसे प्रोजेक्ट वाइज घर घर कंप्लीट हो गए पर ड्यूज हैं तो लोगों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता, उनको वो रह नहीं पाते. वो सब रिलैक्सेशंस, लार्ज नंबर ऑफ रिलैक्सेशंस फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट आर प्रपोज्ड इन दैट विच यूपी गवर्नमेंट इज ऑन बोर्ड. तो वो यूपी गवर्नमेंट के सहयोग से वो इम्प्लीमेंटेशन किए जाएंगे. दूसरा जो बकेट है जिसमें इनकी रिकमेंडेशंस है कि रेरा एक इनिशिएटिव ले इन सब में स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में, और एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा के, कॉन्ट्रैक्टर लगा के जो उनको इनकम्प्लीट घर हैं उनको कंप्लीट कराया जाए. और एक एस्क्रो अकाउंट में डेवलपर भी कुछ पैसा डाले, होम ओनर्स जो बचा हुआ पैसा है वो डाल के घरों को कंप्लीट किया जाए. और कंप्लीटेड घरों में ड्यूज हो तब भी उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह सब मिल जाए. तो एक रेरा लेड रिजोल्यूशन और कंप्लीशन का एक एफर्ट किया जाए और उसको नोएडा अथॉरिटी उनसे या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उनको रोके नहीं. ये एक सेकंड बकेट है. तीसरी बकेट आईबीसी के अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि अभी अगर एक प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो या कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नहीं कंप्लीट प्रोजेक्ट हैं, तो रिजोल्यूशन प्रोसेस और ये जो सारा प्रोसेस है ये प्रोजेक्ट वाइज लिया जाए और हर प्रोजेक्ट को अलग से रेरा में रजिस्टर करके किया जाए ताकि एक प्रोजेक्ट रुका हुआ है उससे सारा उस डेवलपर की पूरी कॉलोनी स्टॉल ना हो. साथ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम आपको रूबरू करा रहे थे. आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. तमाम आंकड़े उन्होंने गिनाए और हाउसिंग को लेकर जो बदलाव देखने को मिला है बीते कुछ वर्षों में उसके आंकड़े वो यहां पर पेश करते हुए नजर आ रहे थे. चलिए अब सीधे रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का और खबरों में आगे बढ़ते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की डिजिटल क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है. उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने इस पर बल दिया. निर्मला सीतारमण के मुताबिक कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद आने वाले महीनों में महंगाई स्थिर रहेगी. विकास दर में किसी तरह की गिरावट आने की उम्मीद नहीं है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शहरी सहकारी बैंकों को बड़े कर्जदारों के पास फंसे कर्ज की वसूली को लेकर लगातार प्रयासरत रहने को कहा है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमा हुआ है. आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है. चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने वाली अधिसूचना जारी होने के पहले निर्यात शुल्क जमा कर चुके निर्यातकों को अपनी खेप विदेश भेजने की अनुमति होगी. जम्मू कश्मीर में 2 विश्व विख्यात विशिष्ट उत्पाद भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को महत्वपूर्ण जीआई टैग मिल गया है. नकली फोटो के फ्रॉड को खत्म करने के लिए गूगल एक नया टूल लाने जा रहा है जिससे असली और नकली फोटो की पहचान करना आसान हो सकेगा. जापान की सॉफ्ट बैंक ने खाने पीने के सामान की ऑनलाइन बुकिंग और आपूर्ति करने वाली कंपनी जोमेटो में 1.16% हिस्सेदारी को खुले बाजार में लेन देन के जरिए 947 करोड़ रुपए में बेच दिया. भारत आज से मिस्र में शुरू होने वाले एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग ले रहा है और ये सैन्य अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा. एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में कुल 34 देश भाग ले रहे हैं. भारतीय सशस्त्र बल पहली बार 549 कर्मियों के साथ इस अभ्यास में भाग ले रही है.
ब्राइट स्टार 23 में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन कर रही है। इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बल की अगुवाई में साइबर सुरक्षा पर चर्चा की भी योजना है। मैक्सिको की सरकार ने संगठित अपराध से लड़ने के लिए सीमा से सटे सिउदाद जुआरेज शहर में सशस्त्र बलों की तैनाती की है। सेना ने शहर में हत्याओं और प्रवासियों की तस्करी रोकने के लिए सड़कों पर मार्च भी किया। अमेरिका ने उत्तर कोरिया द्वारा किए गए ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की निंदा की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा है कि यह परीक्षण सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन करता है। जापान ने उत्तर कोरिया द्वारा 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद उसके खिलाफ विरोध जताया। यरूशलेम में हुए चाकूबाजी हमले के संदिग्ध किशोर को इजराइल की पुलिस ने मार गिराया और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 1 महीने से जारी हिंसा के बीच यह ताज़ा घटनाक्रम है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने गैबन में हुए तख्तापलट की निंदा की है। गुटरेस ने इसमें शामिल सभी इकाइयों से संयम बरतने और बातचीत कर कानून और मानवाधिकारों का सम्मान करने को कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मेडिकल आयोग द्वारा लिए गए भ्रष्ट निर्णयों की समीक्षा करने की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कई क्षेत्रों में सैन्य सेवा में मेडिकल छूट 10 गुना तक बढ़ गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है और जिसके चलते पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बदहाल लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। पाकिस्तान की अदालत ने गोपनीय संदेश के कथित खुलासे से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को 13 सितंबर तक बढ़ा दिया है। भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव और गौतम बुद्ध की भावना को रेखांकित करने के लिए कलिंग साहित्य उत्सव का दूसरा संस्करण 1 सितंबर को काठमांडू में शुरू होगा। ब्राजील के स्वदेशी समूहों ने ब्रासीलिया में उस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जो उनके पैतृक क्षेत्रों को खतरे में डालता है। गैबन में सेना ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद जुंटा ने जनरल ब्रिस ओली गुई न्यूबेम को अपना नेता घोषित किया है और इससे पहले सेना ने राष्ट्रपति अली बोंगो को घर में नजरबंद कर दिया था। अमेरिका में फ्लोरिडा से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने दक्षिण पूर्व जॉर्जिया में दस्तक दे दी है। इसके बाद वहां मूसलाधार वर्षा हुई जिससे वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इडालिया तूफान के फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद जलवायु परिवर्तन के संकट से इनकार नहीं किया जा सकता। माली में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध रूस के वीटो लगाने के बाद कल समाप्त हो गए। रूस ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर वीटो लगाया। यूएस ओपन में सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में जोकोविच ने स्पेन के गैर वर्गीय खिलाड़ी को 6-4, 6-1, 6-1 से हराया। 5वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड दूसरे दौर के मुकाबले में चीन के झांग झिजेन से 5 सेटों में हारकर यूएस ओपन से बाहर हो गए। ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास को यूएस ओपन के दूसरे दौर में कनाडा के डोमिनिक स्टीफन स्ट्राइकर ने 5 सेट तक चले मुकाबले में मात दी। अमेरिका के फ्रांसिस टायफोए ने यूएस ओपन के दूसरे दौर में जीत हासिल करते हुए अगले राउंड में जगह बना ली है। अमेरिकी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के स्टीफन ऑफनर को 6-3, 6-1, 6-4 से हराया। अमेरिका की 14वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल ने यूएस ओपन के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। टॉमी पॉल ने दूसरे दौर के मुकाबले में रूस के रोमन सफियोलिन को 5 सेट तक चले मुकाबले में सफलता हराने में पाई। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को यूएस ओपन के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा है। थीम को अमेरिका के बेन शेल्टन ने हराया। स्पेन के एलेजांद्रो डोविडोविच फोकिना ने भी दूसरे दौर की बाधा को पार कर लिया है। दूसरे राउंड में फोकिना का सामना अर्जेंटीना के खिलाड़ी से था। महिला एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वांतेक ने दूसरे दौर की बाधा को पार कर लिया है। दूसरे दौर में स्वांतेक ने ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी को 6-3, 6-4 से मात दी। अमेरिका की कोको गॉफ ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। कोको गॉफ ने दूसरे दौर के मुकाबले में रूस की खिलाड़ी को 6-3, 6-2 से हराने में सफलता पाई। चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा ने भी यूएस ओपन के अपने अगले दौर में जगह बना ली है। 10वीं वर्गीय कैरोलिना ने पोलैंड की खिलाड़ी को सीधे सेट्स में 6-3, 6-3 से हराया। बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को यूएस ओपन के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा है। अजारेंका को चीन की झूलिन ने 6-3, 6-3 से हराने में सफलता पाई। कजाकिस्तान की एलिना रायबकीना ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। रायबकीना का सामना ऑस्ट्रेलिया की अजला से था जिसमें रायबकीना को वॉकओवर मिला। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने क्रिस्टोफर ओकोनेल और एलेक्जेंडर वुकेव
की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराकर यूएस ओपन के पुरुष युगल के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। एशिया कप के दूसरे मैच में आज कैंडी के पल्लीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच भिड़ंत होगी। एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के इस मैच में नेपाल को 238 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद ने शतकीय पारी खेली। बाबर और इफ्तिकार ने 109 रनों की नाबाद पारी खेली। इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए 214 रनों की साझेदारी निभाई, जो एशिया कप में किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने डरबन में खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 111 रनों से हरा दिया। T20 सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हरा दिया। ट्रेबल विजेता मैनचेस्टर सिटी काराबाओ कप के तीसरे दौर में न्यू कैसल यूनाइटेड की यात्रा करेगा। काराबाओ कप के दूसरे चरण में चेल्सी ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में AFC विम्बलडन को हरा दिया। काराबाओ कप के अन्य मुकाबले में एवर्टन ने डोनकास्टर रोवर्स को हरा दिया। बर्नले ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराकर काराबाओ कप के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। रजनीकांत की फिल्म जेलर के एक सीन को हाईकोर्ट ने 1 सितंबर तक फिल्म से हटाने का आदेश दिया है। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव से साउथ में डेब्यू कर रही कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 अगले साल 2024 में रिलीज होगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।